बचपन के किस्से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं दोस्तों। मुझे कई बार ऐसे किस्से याद आते हैं ना, जो अभी मुझे इमोशनल कर देते हैं। होता क्या था कि बचपन में मैं बहुत शरारती था, बहुत ज़्यादा खेलता था। उस चक्कर में माताजी और पिताजी से बहुत पिटता था, और जब भी पिटता था तो मैं दादी माँ के पास रोते हुए चला जाता था। वो बहुत प्यार से समझाती थी कि छोड़ो, उन लोगों को छोड़ो, तुम उनके साथ मत रहना, तुम मेरे साथ रहना। और वही चीज़ आज भी मुझे याद आती है, और आज इसलिए याद आती है क्योंकि आज तो दादी माँ है नहीं, बट वही छोटे छोटे किस्से हमें बार बार उनकी याद दिलाते हैं। मैं तो महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ और मेरी मम्मी जो है वो लिम नाम के गांव की रहने वाली है। तो हम लोग हमारे नानी के घर पे जाते थे और नानी इतनी प्यारी थी और नानी को ना आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो नानी के घर जब भी जाते थे तो नानी कहती थी यार आइसक्रीम लेकर आओ मेरे लिए। तो हम लोग कोन वगैरह लेकर जाते थे अच्छी अच्छी वाली। तो नानी कहती नहीं नहीं वो अच्छी अच्छी वाली नहीं, वो ऐसी ऐसी वाली चाहिए जो कोन वाली आती है ना। तो उनको 10 रुपये वाली जो सिंपल कुल्फ़ी होती थी ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आती थी, और इसी चीज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो नानी जो है मेरे दिल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रही है। आज ज़िंदगी में इतना स्ट्रेस होता है लोगों को, इवन मुझे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, और इसमें मुझे अपनी दादी की बहुत याद आती है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और बचपन में जब मुझे इस तरह की परेशानी होती थी अपनी स्टडी को लेकर, तो मैं अपनी दादी के पास जाता था और वो अपने गोद में मेरा सर रखकर इतनी कहानियाँ सुनाती थी, इतने डिफरेंट कहानियाँ सुनाती थी, और गोद में मेरा सर होता था और मुझे कब नींद आ जाती थी मुझे पता भी नहीं चलता था। तो वो बचपन की यादें थी जो आज भी, जो मेरी ज़िंदगी में वो यादें आज भी ताज़ा हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी दादी को मैं आज भी बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि आज वो मैं गोद बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। नाना नानी दादी हो या दादा हो, इन सब से हमें प्यार तो ना बहुत होता है कि नहीं। ऐसा एक छोटा सा प्यारा सा किस्सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं छोटी थी ना, तो जब भी किसी चीज़ की ज़िद बचपन में तो हर एक बच्चे को होती है, चाहे फिर वो खाने को लेकर के हो, पहनने को लेकर के हो, या कहीं घूमने जाने को लेकर के हो, या किसी खिलौने को लेकर के हो। तो ऐसी ही ज़िद मुझे भी हुआ करती थी, और सारी ज़िद मम्मी पापा पूरी नहीं करते। तो ऐसे ही कोई एक बेतुकी सी ज़िद लेकर के जब मैं मम्मी पापा के पास जाती थी और वो इनकार कर दिया करते थे कि नहीं ये खिलौना कि तुम क्या करोगे, तुम तोड़ दोगे उसको, या फिर वहाँ घूमने जा कर के क्या करोगे, पढ़ाई कर लो, या फिर ये ड्रेस रहने दो, ये अभी नहीं दिलवा रहे हैं बाद में दिलवा देंगे, या कोई भी ऐसी छोटी सी ज़िद जब पूरी नहीं होती थी, तो मैं ऐसे आंखों में आंसू भर के और चेहरा एकदम मायूस सा बना करके अपनी नानी के पास जाती थी और उनको बोलती थी कि देखो मम्मी ने ना ऐसे ऐसे मना किया है और वो मुझे वो दिला नहीं रही है। तो जो मेरी नानी है ना, कई बारी चुपचाप ऐसे पैसे दे दिया करती थी कि क्या चाहिए, चल मेरे साथ चल, मैं तेरे को दिला करके लाती हूँ। या फिर अगर मम्मी घूमने नहीं जा रही है तो वो मम्मी को बुला करके ऐसे डांट दिया करती थी कि बिल्कुल मना नहीं करना है कहीं भी घूमने जाने के लिए, जहाँ घूमने जाना है उसे जाने दो, मज़े करने दो, बच्चे ही तो है, ये मज़े नहीं करेंगे तो कौन मज़े करेगा। और इस तरीके से मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाया करती थी। तो इस तरीके से ना मैं नानी नाना दादा दादी अपने सभी इन सभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा क्लोज थी, क्योंकि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बहुत लाड प्यार से बिगाड़ के रखते हैं, है कि नहीं। एक अनलिमिटेड जो वो ऐसा सोर्स होता है जहाँ से अनलिमिटेड अनकंडीशनल लव हमें मिलता रहता है। तो आपके साथ भी ऐसा ही रहा होगा, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी रहा था, और ऐसा ही कुछ हम अमेजिंग सा एक ऐसा प्यारा सा रिश्ते के बारे में जानने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो कि लिखा गया है मिस्टर खुशवंत सिंह के द्वारा। अब यहाँ पर जिस लेडी के पोर्ट्रेट के बारे में बात हो रही है, वो लेडी एक्चुअल में हमारे मिस्टर खुशवंत सिंह की दादी माँ है। हाँ जी, और वो इस चैप्टर के अंदर ना अपने दादी माँ का, है ना, पोर्ट्रेट एक बना रहे हैं। पोर्ट्रेट से आप कह सकते हैं एक छवि। अब ये ना एक पेन पोर्ट्रेट है, यानी कि लिख करके, शब्दों के माध्यम से लिख करके वो आपको बता रहे हैं कि उनकी दादी माँ कैसी थी, ठीक है, उनका रिश्ता कैसा था अपनी दादी माँ के साथ। जैसे एक नॉर्मल रिश्ता होता है ना दादा दादी के साथ हम लोगों का, ठीक है, किसी भी उनके 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 ग्रैंड चिल्ड्रन का, उनके ग्रैंड चाइल्ड का जो रिश्ता होता है ना अपने दादा दादी के साथ, वैसा ही एक बहुत ही नॉर्मल सा रिश्ता इनका भी था। लेकिन जब आप इस रिश्ते के टेक्निकलिटीज को जब पढ़ोगे ना, तो मतलब बाय गॉड, जब मैं ये चैप्टर पढ़ती हूँ या पढ़ाती हूँ तो मैं हमेशा इस कहानी को सुन करके मुझे हमेशा अपना जो रिश्ता है ना अपने दादा दादी के साथ वो याद आ जाता है। एंड आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को भी वो चीज़ याद आ जाएगी, क्योंकि रिश्ता होता ही ऐसा है। और इस रिश्ते की ना टेक्निकलिटीज कुछ ऐसी होती है कि चाहे वो हमें पसंद आए या पसंद ना आए, ये सभी के साथ होता है। मैं एक्चुअल में बात कर रही हूँ रिश्ते के
बदलते हुए फेजेस के बारे में। जब हम छोटे होते हैं तो हमारा जो प्यार दिखाने का, प्यार जताने का तरीका होता है हमारे दादा दादी के साथ, वो बहुत अलग होता है। उनके साथ हम सोते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, वो बेसिकली हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, जिनकी उंगली पकड़ के हम पार्क जाते हैं, घूमते हैं, है कि नहीं, अपने आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। पर जैसे जैसे हम धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो हमारे खुद के दोस्त बनने लगते हैं, और उन दोस्तों में इतना बिजी हो जाते हैं हम कि ना फिर हम वो हमारे बचपन के बेस्ट फ्रेंड को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। और वहीं पर ऐसा नहीं है कि प्यार खत्म हो जाता है, बस क्या होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी, नाना नानी जो होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं समझते हैं कि ठीक है, बच्चा है, अपनी ज़िंदगी है, जिएगा ही। और उनको ना बेशक ये चीज़ जो है ना हल्का सा ऐसे होता है ना कि ऐसे दुखती है, चुभती है ये चीज़ कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, देखो, है ना, अब अपनी ज़िंदगी में बिजी होते जा रहे हैं, पर फिर भी वो कुछ कहते नहीं है, वो हंस के उस चीज़ को भी अब सहन कर लेते हैं, उस चीज़ को भी ले लेते हैं, है ना। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारा जो प्यार है उनके प्रति कम हो जाता है, उस प्यार का रूप बदल जाता है। तो इसी तरीके से ना क्या क्या फेजेस आते हैं इस रिश्ते में, ये रिश्ता किस किस समय के दौर से गुजरता है, वही सारी चीज़ें हम आज जानेंगे और देखेंगे। और कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें आपने भी महसूस करी है ना, और हमारे खुशवंत सिंह जी ने भी महसूस करी थी, तो उसको आज हम मिलकर के पढ़ने वाले हैं। तो चलो फिर चैप्टर को करते हैं शुरू इसी बात पे। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि चैप्टर का ना इंट्रोडक्शन समझिए। जैसे कि मैंने बताया कि ये चैप्टर क्या है बेटा, ये चैप्टर है एक्चुअल में पेन पोर्ट्रेट, ठीक है। ये क्या है, ये एक पेन पोर्ट्रेट है, ओके। यानी कि लिख करके आपको जो हमारे खुशवंत सिंह हैं वो बता रहे हैं कि भाई मेरी दादी कैसी दिखती थी, क्या करती थी, क्या उनकी चाल ढाल से लेकर उनका जीवन का, उनका रूटीन क्या था, उनके दोनों के बीच का रिश्ता कैसा था, और वो रिश्ता कैसे समय के साथ रिश्ता भी मैच्योर होता चला गया, और वो जो प्यार था वो प्यार भी कैसे इवॉल्व हुआ, वो भी कैसे प्यार जताने का, दिखाने का तरीका कैसे बदलता चला गया, वो सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। सो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी गिव्स अस अ पिक्चर ऑफ अ ह्यूमन रिलेशनशिप इन अ जॉइंट फैमिली। एक जॉइंट फैमिली में ह्यूमन रिलेशनशिप कैसा होता है, आपको इस चैप्टर के थ्रू वो समझ में आएगा। और कहीं ना कहीं अगर आप लोग भी जॉइंट फैमिली में रहते हो, है ना, या फिर आप लोग भी बहुत अपने, आजकल तो देखो हम लोग की सबकी न्यूक्लियर फैमिलीज होती है कि नहीं, है ना, लेकिन वो गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाना, दादी के घर जाना तो सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता ही होता है कि नहीं, है ना। तो बस ऐसे ही अगर आपके पास भी बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज या कुछ ऐसे किस्से हैं जो कि आप रिलेट करो इस चैप्टर के अंदर मिस्टर खुशवंत सिंह के साथ, तो आप लोग भी कमेंट में मुझे बताते रहना, ठीक है। चलो, तो इट इज अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, अ रियलिस्टिक अकाउंट ऑफ हाउ ग्रैंड पेरेंट्स गिव ऑल देयर टाइम, अटेंशन एंड लव टू द ग्रैंड चिल्ड्रन। अब एक्चुअल में ना सबसे पता है अमेजिंग बात क्या है इस चैप्टर की, कि ये चैप्टर एकदम सच्ची घटनाओं पे आधारित है, यानी कि खुशवंत सिंह जी अपनी जिंदगी का किस्सा आपको सुना रहे हैं। यही एक्चुअल में सच्चाई थी उनकी जिंदगी की, ऐसा ही उनका रिश्ता था उनकी दादी के साथ, और ये अपनी दादी के बारे में लिख रहे हैं। तो बेसिकली एक तरीके से ये चैप्टर जो है ना वो उन्होंने किसको समर्पित किया, अपनी दादी के नाम। तो ये इस तरीके से ये चैप्टर में सारी चीजें जो लिखी गई हैं वो सारी सत्य घटनाओं पे आधारित है। तो ये रियलिस्टिक, ठीक है, क्या है, रियलिस्टिक अकाउंट है कि किस तरीके से जो दादा दादी होते हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो किस तरीके से ना अनकंडीशनल लव और अटेंशन देते हैं अपने बच्चों के, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के प्रति, ठीक है। सो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑथर्स ग्रैंड मदर इज डीपली मूविंग विद द टच ऑफ ह्यूमर एंड पोएट्री इन इट। अब इसके अंदर ना वो किस तरीके से अपनी दादी को, दादी का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, किस तरीके से दादी का वर्णन कर रहे हैं, वो आपको देख करके बहुत मजा आने वाला है। कहानी बहुत प्यारी, बहुत स्वीट, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। शी वॉज सो ओल्ड दैट शी कुड नॉट बी ओल्डर। वो कहते हैं कि दादी इतनी बूढ़ी है कि इससे भी ज्यादा बूढ़ा कोई हो सकता है क्या? मेरे को तो नहीं लगता। It was difficult to believe that she once used to play games as a child and was even young and married. She seems to have stopped growing older in the village. She was left alone with her little grandson. So यहाँ पे ना अब ये जो चीजें बताई गई हैं चैप्टर में, आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी कि किस तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं कि दादी, अब देखो ना, आप खुद ही सोचो कि आप जब पैदा हुए, जब आपने आंखें खोली और जब से आपने अपने दादा दादी को देखा है, तो आपने थोड़ी उनको उनके बचपन में देखा, आपने तो उनको उनके बुढ़ापे में ही देखा ना। वो दादा दादी बन चुके हैं, वो बूढ़े हो चुके हैं, वो उस उम्र में पहुंच चुके हैं, है ना। तो आपने उनको हमेशा उसी रूप में देखा है ना, झुर्रियों के साथ, सफेद बाल में। तो ऐसे ही हमारे जो खुशवंत सिंह जी हैं वो भी अपनी दादी के बारे में बताते हैं कि यार ये भी बच्ची थी, इनकी भी शादी हुई थी, ये भी कभी जवान थी। देख सोच के बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मैंने तो उनको हमेशा ऐसे ही देखा है, तो ऐसा लगता है कि हमेशा से ऐसी ही रही होंगी, ठीक है।
चलिए, तब हमने इतना जान लिया और हम इतना डिटेल में पढ़ने वाले हैं खुशवंत सिंह जी की दादी के बारे में, तो थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा ना हम हमारे ऑथर जी के बारे में भी पढ़ लेते हैं, खुशवंत सिंह जी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। सो मिस्टर खुशवंत जो हैं वो, उनका जन्म हुआ था कब? उनका जन्म हुआ था 2 फरवरी 1915 में, और अभी रिसेंटली कुछ समय पहले, ऑलमोस्ट 9 ईयर्स पहले, ठीक है, तो उनकी क्या हुई थी, उनकी डेथ हो गई थी 20 मार्च को। अब ये जो है ना, ये एक इंडियन ऑथर है, लॉयर भी हैं, डिप्लोमैट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, सो मल्टी टैलेंटेड पर्सन, ठीक है। अब उनका जो एक्सपीरियंस था, अब एक्चुअल में ना ये कहानी पता है कब सेट करी गई है? देखो, इनका जन्म 1915 में हुआ था बेटा, समझ रहे हो आप, और लगभग ये 100 साल जिए, लगभग 100 साल, है ना। सो एक्चुअल में अब ना इनका बचपन जो है वो उस समय बीता जिस समय अंग्रेज हम पर राज कर रहे थे, समझे। तो जिस समय अंग्रेजों का राज था ना हमारे ऊपर, उस समय इनका बचपन बीता। तो उस समय के बीच की ये कहानी जो है, ठीक है, ये अपनी जिंदगी के बारे में और कैसी इनकी जिंदगी थी, क्या रिश्ता था दादी के साथ, वो आपको बताने वाले हैं। सो एक्चुअल में देखो, उनका जो एक्सपीरियंस था ना 1947 में जो पार्टीशन हुआ था इंडिया का, ठीक है, उसने काफी इनको इंस्पायर किया, ठीक है, काफी प्रेरणा मिली, काफी प्रेरित हो गई है। इंडिया का जो बंटवारा हुआ था, ठीक है, इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था उसको देख करके, उस बीच कैसे लोग जूझे, कैसे लोग परिवारों से दूर हो गए, क्या अफरा तफरी मची, है ना, उन सबको देख के काफी इंस्पायर हो गए थे। और इन्होंने ना ट्रेन टू पाकिस्तान नाम से क्या करी थी, एक नॉवल लिखी थी 1956 में, जो कि एक फिल्म बना दी गई थी जिसके ऊपर 1998 में, जो कि इनकी जिंदगी की सबसे ज्यादा चर्चित नॉवल है, मतलब इनकी सबसे फेमस नॉवल वही है। बट मेरे लिए खुशवंत सिंह जी, जब भी ये नाम मेरे दिमाग में आता है तो मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छे से याद आता है, क्योंकि ये चैप्टर ने एक बहुत ही प्यारा सा एक असर छोड़ा है, ठीक है। तो जब भी चैप्टर देखो ना, तो ये जब भी चैप्टर पढ़ाओ तो बस वो पुरानी अपनी खुद के दादा दादी की याद आ जाती है, बेसिकली ऐसा होता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमन। मेरी दादी माँ, जैसे सबकी दादी माँ होती हैं, वो भी क्या थी, वो भी एक बूढ़ी औरत थी। She had been old and wrinkled for 20 years that I had known her. वो कह रहे हैं वो बूढ़ी, और ऐसे wrinkled का मतलब होता है झुर्रियाँ। आप देख रहे हो कि ऐसे कितनी सारी झुर्रियाँ, आप दादा दादी के आपने देखा होगा ना, आपके दादा दादी के भी तो कितने सारे फेस पे से wrinkles होंगे, है ना, जैसे वो कहते हैं उम्र, ये बेटा बाल जो सफेद हुए हैं, ये ऐसे ही मजे मार के नहीं हुए, धूप में सफेद नहीं करे, ये तजुर्बे से सफेद हुए हैं। तो वही वो तजुर्बा चेहरे पे नजर आता है, वो रिंकल्स। सो वो कह रहे हैं कि मैंने ना, मेरी दादी माँ भी सबकी दादी माँ जैसी थी, बूढ़ी, है ना, सबकी दादी माँ बूढ़ी होती। जब भी हम दादी नाना नानी वर्ड सुनते हैं तो हमें दिमाग में आ जाता है कि ठीक है ना, एक ओल्ड पर्सन। सो वो ऐसे बोल रहे हैं कि मैं ना जितने अपने जिंदगी के पिछले जितने 20 सालों से मैं उनको जानता हूँ, मैंने उनको हमेशा ऐसे ही देखा है, ठीक है, ओल्ड और रिंकल्ड, यानी कि मैंने मेरी जिंदगी के 20 साल हो चुके हैं, मैंने उनको हमेशा ऐसे ही बूढ़ा और झुर्रियों वाला ही देखा है, ठीक है। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। अब वो कह रहे कि लोग कहते थे कि एक समय पे दादी माँ बहुत सुंदर हुआ करती थी, और इवन इनके पति भी थे। यानी कि अब आप यहां से समझ पा रहे हो कि हमारे खुशवंत सिंह जी का जब जन्म हुआ था, उससे पहले इनके दादा की मृत्यु हो चुकी थी। तो इन्होंने कभी अपने दादा को नहीं देखा, ठीक है, इन्होंने कभी भी अपने दादाजी को नहीं देखा। तो वो कह रहे हैं कि अब मैंने सिर्फ अपनी दादी को देखा, और दादी को हमेशा ही ऐसे देखा ना, बूढ़ा, झुर्रियों से भरा हुआ। तो जब लोग कहते हैं कि ये भी कभी जवान थी, है ना, कि दादी भी मीना कुमारी जैसी दिखती थी, तो ये थोड़ा सा इमेजिन करना और इस बात पे भरोसा करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि इनकी भी शादी हुई थी, इनके पास भी कोई हस्बैंड था, ये भी बचपन, मतलब इनका भी बचपन था, ये भी छोटी सी ऐसी रही थी। तो उनका चेहरा यंग इमेजिन करना, काले बालों में बिना रिंकल के इमेजिन करना ना, इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था, ठीक है। अब बचपन की बात है, जाहिर सी है ना, ऐसा होता ही है। वो कह रहे हैं माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। वो कह रहे हैं मेरे जो दादाजी की फोटो थी ना, वो पता है कहाँ पर लटकी हुई थी? वो कह रहे हैं मेरे दादाजी की जो फोटो थी ना, अब मैंटल पीस पता है क्या होता है, जैसे कि आपने घर पे ना कहीं फायर प्लेस, आप समझ रहे हो, अंगीठी। तो वो कह रहे हैं कि ना घर में ना ऐसे ना कहीं पे हमने आग जलाने के लिए एक जगह थी, ठीक है। तो वो आग जलाने के लिए, अब सोचिए कि यहाँ पे ना जैसे एक जगह है आग जलाने के लिए, इसके अंदर ऐसे 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 आग जल रही है, ठीक है। तो इसके ऊपर ना एक लकड़ी का फट्टा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कुछ गमले वमले रख रखे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे हमारे घर में यहाँ पे ऐसे आग जलाने की एक जगह थी, वहां आग जल रही थी, उसके ऊपर एक लकड़ी का फट्टा ऐसे डला हुआ था, एक प्लेस था,
ठीक है, और उसके ऊपर दीवार पे मेरे दादाजी की तस्वीर लटक रही थी। तो मैंटल पीस जो है ना, असल में अंगीठी के चारों ओर की लकड़ी की बनावट जो होती है ना, फायर प्लेस की, यहाँ आग जल रही है, इसके चारों ओर आपने कवर कर दिया है लकड़ी से, ठीक है, तो उसको मैंटल पीस बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मेरे घर में उस मैंटल पीस के ऊपर मेरे दादाजी की फोटो तस्वीर लटकी हुई थी। He wore a big turban and loose fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. कह रहे हैं दादाजी जो थे मेरे, वो ना एक बड़ी सी पगड़ी पहनते थे। टर्बन मतलब पगड़ी होती है, वो एक बड़ी सी पगड़ी पहनते थे, ढीले ढीले उनके कपड़े थे, और उनकी जो लंबी सफेद लंबी दाढ़ी थी ना, वो उनकी छाती तक आती थी, कि उनके जो ब्रॉड, उनकी जो एकदम होता है ना ढोले शोले तो नहीं, बट उनकी जो चौड़ी छाती थी ना, वो वहां वो ढक जाती थी, इतनी बड़ी दाढ़ी थी उनकी दादाजी की, ठीक है। और वो बोल रहे कि कम से कम दादाजी को देखो ना, तो कम से कम एटलीस्ट 100 ईयर्स के तो लगते थे, वो इतने बूढ़े लगते थे, फोटो से ही पता चलता था बहुत बूढ़े हैं। तो वो ये बता रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। कह रहे हैं दादाजी की भी, आप देखो घर में दादाजी की बहुत बूढ़ेपन की फोटो लगी हुई है। वो कह रहे हैं कि अब उनकी फोटो को देख करके भी लगता नहीं था कि ये उस प्रकार के इंसान है जिसके बीवी बच्चे होंगे, इतने तो बूढ़े हैं ये, ठीक है। तो वो कहते हैं कि he looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो कह रहे हैं उनको देखकर सिर्फ ये लगता था कि इनके, ये ना किसी के दादा हो सकते हैं, ये किसी के पापा कैसे हो सकते हैं यार, इतने बूढ़े हैं, है ना। तो उनको एक्चुअल में अपने दादाजी की फोटो देख करके ये लगता था कि ये भी, इनकी भी वाइफ होगी, इनके भी बच्चे होंगे। नहीं नहीं, इनके तो सिर्फ क्या हो सकते हैं, इनके तो सिर्फ पोते पोती हो सकते हैं, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। वो कह रहे हैं और जब मैं ये सोचता था कि दादी माँ एक जमाने में बहुत ही यंग हुआ करती थी और बहुत ही सुंदर हुआ करती थी, ये सोच के भी मुझे बड़ा अजीब लगता था। ये सोच के भी जो थॉट है ना मेरे दिमाग में, बड़ी रिवोल्टिंग सी थी, बड़ी अफरा तफरी मचा देती थी। मतलब ऐसा ना मेरे को हजम नहीं होती थी ये बात, क्योंकि दादी माँ को हमेशा ऐसे देखा है यार, वो बचपन में कैसी दिखती होंगी, है ना, जवान होंगी, काले बाल होंगे, इमेजिन ही नहीं कर पा रही, क्योंकि देखा ही नहीं ना कभी वैसे, ठीक है। She often told us of the games she used to play as a child. That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophet she used to tell us. ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अब ना दादी माँ कई बारी हमें बचपन में ना, जब मैं छोटा था तो दादी माँ मुझे कहानी सुनाया करती थी, अपने बचपन की कहानियां, और वो बताती थी कि वो अपने बचपन में क्या क्या गेम्स खेला करती थी। कहते अब दादी माँ के बचपन को इमेजिन करना, मतलब दादी माँ जिनको मैंने हमेशा से इतना बूढ़ा देखा है, अब ये भी कभी बच्ची थी और ये भी गेम्स खेला करती थी ना, ये बात मुझे बड़ी बेतुकी लगती थी, बहुत ही अब्सर्ड लगती थी और बहुत ही अशोभनीय लगती थी कि दादी कैसी बात कर रहे हो, है ना, आपका बचपन, आप भी गेम खेला करते थे। मतलब तो हमारे लिए थोड़ा हो जाता ना बचपन में कि सॉरी, हमने हमेशा से उनको ऐसे ही देखा होता है कि आपका बचपन थोड़ी रहा होगा, आप हमेशा से दादी ही पैदा हुए हो, आप दादी ही हो हमारे, ठीक है। तो इस तरीके से सोचते थे, सबने सोचा होगा कभी ना कभी बचपन में, है ना, कि कई पता है, मैं जब छोटी थी ना तो मुझे लगता था मेरे दादा दादी का नाम ही दादा दादी है। ऐसा किस किस के साथ हुआ है, किस किस को ये कंफ्यूजन रहा है कि अच्छा दादी का नाम दादी नहीं है, दादी का नाम ये है। मुझे तो लगा दादी का नाम दादी है, दादी को दादी ही बोलते होंगे ना, इनका नाम ही दादी होगा। तो ऐसा ही वो कह रहे कि दादी तो ऐसी ही दिखती है, इनका भी कुछ बचपन होगा क्या, ये भी गेम खेलती थी। नहीं, ये तो कैसी बेतुकी बात है, कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता है, कह रहे। लेकिन फिर भी ना हम सुन लिया करते थे और हम ऐसे उनकी बातों को सुन के ऐसे ट्रीट किया करते थे जैसे कि वो होते हैं ना, वो प्रॉफिट्स, पैगंबर, और ये जो होते हैं वो जो बड़ी बड़ी भाषण देते और अपनी बातें बताते, हम वैसे ना उनकी बस बातें सुन लिया करते थे। मानता नहीं था मैं इस बात को कि दादी का भी बचपन हो सकता है। She had always been short and fat and slightly bent. वो कह रहे वो हमेशा से दादी ऐसी थी, छोटी सी, ठीक है, और थोड़ी मोटी सी और हल्की सी कमर झुकी हुई, ठीक है, तो हमेशा से ऐसी थी। अब दादी तो बूढ़ी हो गई थी ना, जब हमारे खुशवंत सिंह जी पैदा हुए थे वो दादी माँ बन चुकी थी, तो वो हाइट में छोटी सी, थोड़ी मोटी सी और थोड़ी सी उनकी कमर झुकी हुई। Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. वो कहते उनका जो चेहरा था दादी माँ का, वो क्रिस क्रॉस, मतलब उस पे ये ऐसे पूरे चेहरे पे रिंकल्स यहाँ से वहां दौड़ रहे थे, पूरा चेहरा जो है झुर्रियों से इस प्रकार भरा हुआ था। No, we were certain she had always been as we had known her. वो कह रहे नहीं, मैं नहीं मान सकता दुनिया की बात, मैं पूरे निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि जैसा हमने देखा है ना दादी को, ये हमेशा ऐसी ही रही होंगी, ये नहीं दिखती होंगी और कुछ इतनी जवान या कुछ, ये ऐसी ही है, ठीक है।
old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty, but she was always beautiful. So वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं मान सकता, दादी कभी जवान भी रही होंगी, वो हमेशा ऐसी दिखती रही होगी। वो इतनी बूढ़ी है, मतलब इतनी ज्यादा बूढ़ी है वो कि वो पिछले साल से इतनी ही बूढ़ी है, इससे ज्यादा बूढ़ा कुछ होता ही नहीं है, सबसे बूढ़ी वही है, इससे ज्यादा कुछ बूढ़ापन मैंने नहीं देखा। तो इतनी ओल्ड है वो, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि देखो, है ना, वो प्रिटी नहीं है बट वो ब्यूटीफुल है। वो कह रहे हैं कि वो प्रिटी नहीं है जिसको तुम सुंदर बोलो कि पतली, चेहरे पे वो लंबी हो, पतली हो, चेहरे पे बिल्कुल रिंकल ना हो, है ना। नहीं, मेरे अगर तुम बोलते हो सुंदरता का मायने अगर वो है प्रिटी, है ना, कि शक्ल से सुंदर, एकदम सीधी लंबी, वैसे अगर तुम प्रिटी बोलते तो वैसे मेरी दादी माँ प्रिटी नहीं थी। लेकिन हाँ, अगर आप अलग तरीके से देखो तो उनके अंदर सुंदरता थी, वो ब्यूटीफुल थी अंदर से। और वैसे भी जैसे वो दिखती थी, चाहे छोटी हो, थोड़ी सी मोटी हो, हल्की सी कमर झुकी हुई हो, अपने आप में ब्यूटीफुल थी वो। लेकिन अगर हाँ प्रिटी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आप बात करो, है ना, कि ऐसे दिखने में, ऐसे चलने में, इतने बाल, काले बाल, वैसी नहीं थी, उस तरीके से सुंदर नहीं थी, पर अपने आप में वो भी सुंदर थी। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. वो कह रहे she hobbled, अब वो ना लंगड़ा लंगड़ा करके चलती थी घर में। एक हाथ जो था वो उनका ऐसे कमर पर था और एक हाथ में वो ऐसे झुकी हुई, है ना, इस तरीके से झुक करके, एक हाथ कमर पर और एक हाथ में वो जपने वाली माला जिसमें 108 मोती होते हैं, वो मोतियों की माला, और उस पे हरे राम हरे कृष्णा ऐसे जपती रहती थी। तो वो जपने वाली माला, उसे बीड्स ऑफ रोजरी कह रहे हैं कि उनके एक हाथ में ये था और एक हाथ उनके कमर पे रहता था और वो लंगड़ा लंगड़ा के लड़खड़ा करके चला करती थी, ठीक है। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड untidily over her pale puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer. वो कह रहे हैं उनके चेहरे पर बिखरे हुए रहते थे, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो उनके सिल्वर, उनके जो बाल थे वो एकदम कैसे थे, एकदम चांदी की तरह थे, है ना, वो इस तरीके से चमक मारते थे क्योंकि वो काले भी नहीं रहे और वो ढंग से सफेद भी नहीं, तो वो चांदी की तरह चमकते थे। वो एकदम ऐसे बाल हो चुके थे, बाल पक चुके थे उनके प्रॉपर तरीके से, और वो ना चेहरे पे उनके क्या करे रहते थे, वो चेहरे पे ना ऐसे यूं बिखरे रहते थे उनके चेहरे पे गंदे तरीके से। और उनका जो चेहरा था वो एकदम ऐसे पेल था, उसमें कोई ऐसे बेजान सा चेहरा, बूढ़ी हो गई है अब, जाहिर सी बात है ना। तो वो अब दादी का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि बेजान सा चेहरा, बूढ़ी हो चुकी थी, है ना, तो इतना रंग नहीं था उसके अंदर चेहरे में, इतनी लाली नहीं थी चेहरे में, ठीक है। और उनका जो सुकड़ा हुआ पकड़ फेस था, उनको जो बुढ़ापे की वजह से सुकड़ा हुआ चेहरा था, है ना, वैसा उनका चेहरा था। और उनके जो होठ थे वो लगातार चलते रहते थे, बट वो इनऑडिबल प्रेयर थी, ऐसी प्रार्थना में चलते रहते थे जो आपको सुनाई नहीं देगी, वो मनी मन में बस होठ उनके हिलते रहते थे और वो भगवान का नाम जपती रहती थी। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल। वो कहते हैं हाँ, सुंदर तो मेरी दादी थी, बेशक आपके मायनों में सुंदर ना हो, जिनको आप सुंदरता के जिस मायने में आप मानते हो कि ये चीज सुंदर है, उस मायने में मेरी दादी सुंदर नहीं थी। लेकिन हाँ, मेरी दादी अपने मायनों में सुंदर बहुत थी। वो बोलते हैं शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन्स। वगैरह देखो, अपने आप में ना जब माउंटेन्स में, पहाड़ों में जो सर्दियों का नजारा होता है ना, उस तरीके से मेरी दादी थी, एकदम सफेद। जब पहाड़ों में सर्दियों का नजारा क्या होता है, हर चीज बर्फ से ढकी हुई होती है और सफेद और शांत होती है और बर्फ चमक रही होती है जब उस पर सूरज की किरणें पड़ रही हो। तो कहते हैं वैसी थी मेरी दादी, ठीक है। एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। वो कह रहे हैं कि दादी को देखकर के ऐसा लगता था कि बहुत शांत सा इंसान जो कि बस क्या कर रहा है, जो कि बहुत शांति से, है ना, चुपचाप ऐसे शांति से सांस लेता है, उसके चेहरे पे संतोष है, ठहराव है। दादी को देख करके वैसा महसूस होता था। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। वो कह रहे मेरी दादी माँ और मैं, हम बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। वो कह रहे हैं कि एक बार ही ऐसा हुआ कि मेरे मम्मी पापा शहर रहने चले गए। अब वहां पे जाकर के, जाहिर सी बात है, शहर में उन्हें जाकर के अपना घर बसाना होता, सब कुछ सेटल करना होता, तो कुछ समय के लिए मम्मी पापा वहां पे शहर में सेटलमेंट करने लगे कि भाई जिंदगी एक थोड़ी नॉर्मल कर सके। फिर उसके बाद वो मुझे भी बुला लेते, तो उस समय तक वो मुझे दादी के पास छोड़ गए। तो जब वो मुझे दादी के पास छोड़ गए तो हम लोग ना हमेशा साथ रहते थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, गेट मी रेडी फॉर स्कूल। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग
while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। वो कह रहे कि अब दादी माँ मुझे क्या करती थी, दादी माँ मुझे सुबह सुबह रोज उठाया करती थी, मुझे नहलाया धुलाया करती थी, मुझे रेडी किया करती थी स्कूल के लिए, और वो हमेशा जब भी मुझे नहला धुला रही होती थी, मुझे कपड़े बना रही होती थी ना, तो वो बस एक लय में मोनोटोनस टोन, यानी कि ऐसे नहीं कि है ना टोन लय जो है ऊपर नीचे जा रही है, एक साधारण लय में एक गीत गाती रहती थी, भगवान की प्रार्थना जो है करती रहती थी, कोई भजन गाती रहती थी, और वो इस आस में गाया करती थी कि वो भजन सुन सुन के मेरे को भी एक दिन भजन याद हो जाएगा, है ना। लेकिन मैं वो भजन सुनता था क्योंकि मुझे अपनी दादी माँ की आवाज से प्यार था, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे भजन में इंटरेस्ट था। मुझे अच्छा लगता था जब दादी माँ गाया करती थी, ठीक है। ऐसा आप में से भी बहुत से बच्चों के साथ हुआ होगा ना, कि जहां पर आपको लगा होगा कि हाँ यार ठीक है, दादी के पास बैठो तो दादी जो अपनी खुद की कहानियां सुनाती हैं, जो खुद के गीत गाती है, बेशक आपको नहीं पसंद आते होंगे, लेकिन दादी को उन चीज़ों के बारे में बात करता देख या दादी की वो आवाज़ सुन करके आपको भी खूब अच्छा लगता होगा कि हाँ ठीक है। तो हम कई चीज़ें क्या करते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं, है ना, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि हमें वो सीखना है या कुछ, बट कई चीज़ें हम सिर्फ उनका दिल रखने के लिए भी करते हैं। तो वो यही बोल रहे हैं कि सीखना तो मुझे नहीं था, मैं तो उनका दिल रख रहा था, मैं सुनता था, पर मुझे उनकी आवाज़ भी अच्छी लगती थी इसलिए भी मैं सुन लिया करता था, ठीक है। चलो तो आगे वो बोल रहे हैं, देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, अ टाइनी अर्दन इंक पॉट एंड अ रेड पेन, टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी। कहते हैं नला धुला करके सारी चीज़ें होने के बाद जो दादी माँ है वो क्या करती थी, वो ना मेरा एक वुडन जो स्लेट है वो ना उठा लिया करती थी, ठीक है। अब स्लेट, अब तुम लोग आजकल के बच्चे तो सारे बहुत मॉडर्न है भाई, उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन पहले के टाइम में, ठीक है, तुम्हारे मम्मी पापा के ज़माने में उनसे पूछना, उन लोगों को अच्छे से पता होगा, तब ना लोग स्लेट पे लिखा करते थे, ठीक है। ब्लैक कलर का ऐसे स्लेट रहता था, उस पर चौक से लिखते थे और तब पढ़ा करते थे स्कूल में, तो पेड़ के नीचे बैठ करके वैसा वाला। तो वो बोल रहे हैं कि दादी माँ क्या करती, वो दादी माँ मेरी जो है ना स्लेट उठा लिया करती, ठीक है, उसे साफ कर दिया करती, चौक से उस पर निशान निशान बन जाते हैं तो उसे साफ कर दिया करती, येलो कलर का चौक और एक छोटा सा इंक पॉट है ना, रेड पेन, ये सब जो है एक साथ ऐसे बंडल में बांध करके मुझे पकड़ा दिया करती थी कि अब बेटा स्कूल जाने का टाइम हो चुका है, ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं, आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। अब देखो कई बार क्या होता है, जैसे तुम्हारा कोई चीज़ खाने का मन ना हो, या होता है ना हम ऐसे बोले कि दादी खाना वाना नहीं खाऊंगा आज मैं, ज़्यादा रोटी मत बनाना, सिर्फ 2 रोटी बना देना मेरे लिए, तो तुम देखना अचानक जो है ना वो रोटियों का जो मोटाई होती है, जो साइज़ होता है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। रोटी मोटी हो जाती है। तो दादी माँ ऐसे बोलते थे कि हाँ हाँ ठीक है 2 रोटी बना दूंगी मैं तुम्हारे लिए, पूरी खाना। अब वो 2 रोटी में वो इस एक्चुअल में वो होती 4 रोटियां हैं जिनको 2 रोटी के का रूप दे दिया जाता है। सो वो बोल रहे हैं कि ऐसे ही ना दादी माँ क्या करती थी, सुबह सुबह 2 मोटी मोटी रोटी, उसके ऊपर मक्खन और चीनी डाल करके उसे रोल करके मुझे दे दिया करती, और मैं खाते 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 क्या करता, स्कूल चले जाता दादी माँ के साथ। अब वो क्या करती, वो बहुत सारी ना बाकी, अब यहाँ पे स्टेल रोटी, वो कह रहे हैं कि बासी रोटी हुआ करती थी, रात की बनी रोटी, वो सुबह मैं खाता था। अब वो कह रहे हैं ऐसे ही बहुत सारी रोटियां जो हैं वो अपने साथ पैक कर लिया करती थी, किन के लिए, क्योंकि गाँव में बहुत सारे जो डॉगीज थे उनको देने के लिए। अब वो आगे बोल रहे हैं कि माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। वो कह रहे हैं कि जो दादी माँ है हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी क्योंकि स्कूल मंदिर के साथ ही था। अब एक्चुअल में था क्या कि जो मंदिर था ना, मंदिर के ही अंदर आंगन में उन्होंने स्कूल बना रखा था, जहां पर पुजारी वगैरह ही जो है मंदिर के वही इन लोगों को, बच्चों को पढ़ाया करते थे, उनको सिखाया करते थे, अल्फाबेट सिखाते थे, साथ ही साथ आप कह सकते हो उनको भजन वगैरह भी सिखाया करते थे। तो बोल रहे हैं कि while the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures। वो कह रहे हैं कि अब क्या होता था कि जब ना वरांडे में, मंदिर के पीछे आंगन में, जब जो बच्चे हैं वो 2 रो बना करके बैठते थे और फिर वो सारे एक साथ कोरस में, है ना, यानी कि सारे एक साथ एक सुर में अल्फाबेट्स रिसाइट कर रहे होते थे, है ना, दोहरा रहे होते थे, या फिर मॉर्निंग की जो प्रेयर है, सुबह की प्रार्थना दोहरा रहे होते थे। तो दादी माँ जो है वो अंदर अंदर मंदिर में बैठा करती थी और वहां पर बैठ करके अपनी जो ग्रंथे हैं, जो वेद वगैरह हैं, वो अपनी किताबें वैसी पढ़ा करती थी, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर। और कहते हैं जब हम दोनों का खत्म हो जाता, दादी माँ की पढ़ाई, दादी माँ भी जो अपने भगवान की किताबें पढ़ रही हैं वो, और मेरा स्कूल जब खत्म हो जाता, हम दोनों साथ साथ वापस घर निकल जाते। अब इस वक्त क्या होता कि दादी माँ जो है ना, गांव के कुत्ते हमें मिल जाते थे मंदिर के दरवाजे पे, तो दादी माँ क्या करती थी, वो गांव के कुत्ते ना हमारे घर के पीछे पीछे घुर्राते हुए, आपस में लड़ते हुए, खेलते हुए, उचकते कूदते हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक जाते थे, क्योंकि दादी माँ रास्ते में उनको रोटियां डाला करती थी, उन्हें रोटियां खिलाया करती थी, ठीक है। अब वो आगे बोल रहे हैं व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस। वो कह रहे हैं जब मेरे मम्मी पापा ना सेटल हो गए सिटी में, उनका है ना प्रॉपर घर वर ले लिया, सब कुछ सेटलमेंट हो गया, तो उन्होंने फिर हमें भी बुला लिया, उन्होंने हमें भी बुलावा भेज दिया कि भाई आ जाओ, अब हम लोग सेटल हो चुके हैं, हम आपको लेने आ जाते हैं, पैक वैक कर लो सामान, अब हम शहर में रहेंगे।
दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। कह रहे वहाँ दादी माँ और मेरे बीच के जो रिश्ता था ना, उसमें एक मोड़ आया, ठीक है, उसमें एक मोड़ आया। वो कहते हैं ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। कह रहे हालांकि दादी माँ और मैं एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन ना अब थोड़ी सी दूरी आने लग गई थी, क्योंकि अब दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं जाया करती थी। पहले हम हर वक्त हम बेस्ट फ्रेंड्स थे, हम सोते साथ थे, नहाती नहलाती थी वो मुझे, खाते साथ में थे, स्कूल साथ जाते थे, आते साथ में थे, खेलना कूदना सब कुछ दादी माँ करवाती थी। दादी माँ मतलब होता है ना बचपन में एक छोटे बच्चे के लिए उनके दादा दादी जो होते हैं वो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, उनके हमारी दुनिया उनके इर्द गिर्द घूमती है। दादू के साथ घूमने जाऊंगा, उनके साथ मार्केट जाऊंगा, ये करेंगे वो करेंगे, दादाजी कुछ गिफ्ट ले आए, दादी माँ कुछ ले आई, कुछ बना के खिलाए, तो वही चीजें। अब वो कह रहे मैं बड़ा हो रहा हूँ, अब मेरा स्कूल है, तो अब मैं अलग अलग एक्टिविटीज में बिजी होने लग गया था। अब मैं उनके साथ कमरे में रहता था, लेकिन स्कूल उनके साथ नहीं जाता था, क्योंकि अब आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, क्योंकि अब मुझे बस लेने आती थी, तो मैं बस से स्कूल जाता था, इंग्लिश मीडियम स्कूल था, है ना। तब दादी माँ मेरे साथ स्कूल आया जाया नहीं कर सकती थी। तो बोल रहे देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, और ना ही कोई सड़कों में शहर में कुत्ते मिलते थे, है ना। तो वो इस वजह से क्या है, उन्होंने ना एक आदत दूसरी उठा ली कि वो वरांडे में बैठ करके, कोर्टयार्ड जो उनका वरांडा था वहां पे बैठ करके चिड़ियाओं को खाना खिलाती थी। तो जितनी भी चिड़िया थी वो आ जाया करती थी शहर की, है ना, इनके घर पे बैठ जाती थी और वो चिड़ियाओं को दाना देती थी। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बताओ। अब वो आगे कह रहे हैं एज द ईयर्स रोल्ड बाय we saw less of each other for some time, she continued to wake me up and get me ready for school। अब वो कह रहे हैं कि देखो जाहिर सी बात है, जब तक दादी माँ और मैं हम लोग बचपन में थे, छोटे थे, तो मेरा पूरा दिन सब कुछ उनके साथ बीतता था ना। मेरा उठना, उनका मुझे तैयार करना, खाना खिलाना, स्कूल ले जाना, स्कूल में साथ रहना, वहां से वापस आना, तो उनकी जो खुशवंत सिंह जी की जो दुनिया थी ना, वो उनकी दादी माँ थी, है ना। तो ऐसे ही हमारे साथ भी कहीं ना कहीं होता है कि हमारा जो पूरा दुनिया हमारी घूम रही होती है ना, हमारे दादा दादी नाना नानी के इर्द गिर्द घूम रही होती है, उनके साथ हम लोग बातें करते हैं, खेलते हैं, सारी चीजें होती हैं। तो अब जब वो धीरे धीरे बदलाव आने लगे जिंदगी में, तो इनकी भी खुद की एक जिंदगी शुरू होने लगी, जहां पर ये स्कूल जाने लगे, इनके खुद के वहां दोस्त बनने लगे, और वो जिंदगी ऐसी थी जिसके साथ ना दादी माँ रिलेट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि दादी माँ अपना, अब वो होता है ना बेटा एज गैप, है ना। तो वो जो बच्चा है वो अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा है, उसे बस लेने आ रही है, दादी माँ के लिए कहाँ इंग्लिश मीडियम, उन्हें कहाँ ये सारी चीजें समझ में आने वाली थी। उनके लिए तो वही था भगवान का नाम लेना, उनकी किताबें, भगवान के ग्रंथों को पढ़ लेना, उनकी किताबों को पढ़ लेना, उनके लिए यही सब चीज थी। तो अब इनके बीच, इनके रिश्ते में ना थोड़ा सा क्या आने लगा, थोड़ा सा दूरी आने लगी इनके बीच में। अब वो दूरी बस इसी चीज की थी कि वो जो है खुशवंत सिंह जी अपनी दुनिया में बिजी होते जा रहे थे, और दादी जो है वो उनके साथ कैचअप नहीं कर पा रही थी, वो उनके साथ जो है उनके साथ ना उनकी चीजों को नहीं समझ पा रही थी, वहां पे थोड़ा सा गैप आ गया था उन लोगों के बीच में। ऐसा हमारे साथ भी होता है कि जब हम स्कूल निकल जाते हैं तो फिर हम ना दादू को पार्क ले जाने की जगह खुद पार्क भाग जाते हैं, हम, क्योंकि हमारे 4 दोस्त हमें बुलाने आते हैं। तो यहाँ पर ना ऐसे कहीं ना कहीं आपने भी अपनी जिंदगी में नोटिस किया होगा कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब कब में नाना नानी दादा दादी के साथ खेलते 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 हमें पता नहीं चलता कि कब वो आखिरी दिन था जब हमने नाना नानी के साथ दादा दादी के साथ खेला हो, और फिर उसके बाद हम कभी उनके साथ उस तरीके से पार्क नहीं गए, कभी खेले नहीं उनके साथ, और हम अपने दोस्तों के साथ निकल जाया करते थे, अपने दोस्तों के साथ हमने खेलना कूदना चालू कर दिया, और फिर वो दिन जो है वो पुराने होते चले गए जब हम दादा दादी के साथ कभी, है ना, घूमने फिरने जाया करते या कुछ। तो वही चीज वो बता रहे कि ऐसा ही अब हमारे मेरे साथ भी होने लगा था, यही जो एक डिस्टेंस है वो हमारे बीच में भी आने लगा था। तो ऐसे ही ना बहुत साल गुजरते चले गए, ठीक है, ऐसे ही साल दर साल गुजरते चले गए, और हम दोनों ने ना एक दूसरे से जो हमारी मुलाकात होती थी, जो होता है ना कि टाइम निकाल करके साथ में बैठना, उनसे बात करना, तो वो कम हो गया, क्योंकि ये अपनी जिंदगी में बिजी हो गए, इनके खुद के फ्रेंड्स बन गए स्कूल में जा करके, तो ये उनसे बातें करने लगे, उनके साथ समय बिताने लगे। दादी माँ वहां पे अकेले रहती थी, है ना, तो वो क्या करने लगी, बट वो फिर भी क्या करती थी, एक ना थोड़ा बहुत कनेक्शन फिर भी बीच में था, और वो कनेक्शन ये था कि इनकी दादी माँ इनको डेली सुबह उठाया करती थी, इनको तैयार किया करती थी। तो ये कनेक्शन अभी भी दादी माँ के बीच में और खुशवंत सिंह जी के बीच में था। वो कह रहे व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। अब वो कह रहे जब मैं ना स्कूल से वापस आया करता तो दादी मेरे से पूछती कि भाई आज क्या क्या पढ़ा, आज स्कूल में क्या क्या सिखाया। ऐसे बचपन में होता था ना, जब हमसे हमारे दादा दादी या मम्मी पापा पूछा करते थे कि
कि भाई क्या सीखा आज स्कूल में क्या हुआ, बताओ अपने दिन के बारे में। तो ऐसे ही वो बोलते कि दादी भी मेरे से पूछा करती थी। फिर क्या होता, आई वुड टेल हर, है ना, मैं उन्हें बताता कि इंग्लिश के वर्ड्स बताता जो मुझे सिखाए जाते थे। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल था, वो बताते कि दादी आज मैंने ना ABCD सीखी। अब दादी के लिए ABCD क्या है नहीं समझ में आ रहा, या बच्चा बोल रहा है दादी आज मैंने A फॉर एप्पल B फॉर बॉल सीखा। अब दादी को तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या A फॉर एप्पल, एप्पल क्या, बॉल क्या, या फिर आप कुछ भी बता रहे हो कि दादी हमने इंग्लिश में ग्रामर पढ़ा। तो दादी के लिए तो ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है, वो तो नहीं समझ पा रही कि बेटा क्या ग्रामर पढ़ा तूने। तो वो बताते कि दादी मैंने ना ये सब सीखा। फिर वो अपने वेस्टर्न साइंस के बारे में बताते कि फिजिक्स की किताब थी, केमिस्ट्री की किताब थी, ये सब बताने लगते। और उसमें क्या क्या सीखा, ग्रेविटी के बारे में सीखा, ये सब बताने लग जाते। या फिर वो लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, और ये सब ज्योग्राफी के बारे में बात करने लग जाते कि पता है इसको ना अर्थ कहते हैं, ये ग्लोब है, ये गोल होता है, और इसके अंदर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, ये सब है। सो ये सब अगर वो बताने लग जाते कि दादी मैंने ये सब सीखा, तब ऐसे में क्या होता, दिस मेड हर अनहैप्पी। अब जाहिर सी बात है दादी उनके साथ ना उनसे जुड़े रहने के तरीके ढूंढती थी कि भाई बताओ बेटा क्या किया तुमने, है ना। वो उठाती थी, उनको तैयार करती थी, वो पूछती थी कि क्या किया तुमने आज स्कूल में, अपने दिन के बारे में बताओ, ताकि वो कनेक्टेड रहे खुशवंत सिंह जी से कि उनके साथ क्या चल रहा है। पर जब वो सुनती कि भाई ठीक है वो बहुत सारी ऐसी चीजें सीख रहा है जिसमें ना पहले, अब देखो यहाँ पे पता है वो उदास की हो जाया करती थी, क्योंकि पहले जब खुशवंत सिंह जी मंदिर जाते थे, मंदिर में जो स्कूल था जहाँ पे उनको पुजारी जी पढ़ाया करते थे, वहां वो जाते थे तो दादी उनकी मदद कर दिया करती थी, क्योंकि वहां पर वो भगवान के भजन, है ना, सुबह के प्रार्थना गीत, ये सब सीखा करते थे और बाकी चीजें सीखते थे, तो अल्फाबेट वगैरह सीखते थे। तो वहां पर क्या था, वहां पे ना वो ऐसी चीजें थी जहां पे दादी इनको समझा दिया करती थी, दादी को भी समझ में आती थी, दादी भी इनकी पढ़ाई में मदद कर दिया करती थी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ना अब जो है वो काफी ज्यादा एडवांस्ड तरीके से जो है ना, अब वो अपनी इंग्लिश में उनकी स्टडीज काफी एडवांस हो चुकी हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे हैं, इंग्लिश के शब्द सीख रहे हैं, वेस्टर्न साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, दुनिया गोल है, ज्योग्राफी, ये सब सीख रहे हैं। तो दादी उदास हो जाया करती थी कि अब मैं इसको पहले की तरह नहीं सिखा पाऊंगी, अब मैं इसकी इस दुनिया का हिस्सा अब इतना नहीं बन सकती, है ना। तो वो ये सोच करके कि अब मैं इसको नहीं सिखा पाऊंगी, अब इसको शायद मेरी जरूरत नहीं है, अब ये मेरे से भी ज्यादा जानने लग गया है, तो ये सोच करके ना वो थोड़ा अनहैप्पी फील करती थी कि अब ये जो एक और डोर थी ना जो हमको बांध के रख रही थी, जिसकी वजह से हम थोड़ा नजदीक थे, है ना, तो वो भी अब तो जो है पीछे धीरे धीरे करके दूरी आती जा रही है, दूर होती जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वो बोल रहे शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, दिस मेड हर अनहैप्पी। ये बात उनको बहुत जो है नाखुश करती थी कि वो मेरे को पढ़ाई में मेरी मदद नहीं कर पाएंगी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वाज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। वो कह रहे कि ना दादी माँ इस बात को लेकर के बड़ी तंग और बड़ी परेशान रहती थी कि इंग्लिश के, मतलब देखो अब दादी माँ का क्या मानना था, दादी माँ का अब वो अपने समय की रही, उनके हिसाब से वो अलग होता है ना कि हमारे दादा दादी बहुत धार्मिक होते हैं, उनकी अब उस उम्र में जाकर के, उस उम्र में भी क्या बल्कि देखा जाए तो होता है ना कि देखो उनके टाइम की जो पढ़ाई लिखाई थी और हमारे टाइम की जो पढ़ाई लिखाई है या आपके टाइम की जो पढ़ाई लिखाई है, इन सब में बहुत डिफरेंस है कि नहीं। तो वही कह रहे हैं, और ये तो तब की बात है जब इंडिया जो है अंग्रेजों का गुलाम था। तो वो कहते कि दादी का ना तब पता क्या मानना था, दादी का ये मानना था कि भाई देखो पढ़ाई का मतलब ये है कि अपने कल्चर से रिलेटेड होना चाहिए, तुम्हें भगवान के बारे में बताया जाए, तुम्हें गीता के पाठ पढ़ाए जाए, ये हो तब तो समझ में, तुम्हें श्लोक रटवाए जाए तो वो हो तो समझ में आता है। ये क्या तुम्हें अंग्रेजी स्कूल में क्या किटर पिटर चीजें सिखा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जा रहा है तुमको, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे ही हम लोग देखो अंग्रेजों के राज में रह रहे हैं और तुम भी वही चीजें सीखते जा रहे हो, ना जाने क्या होगा। तो वो बड़ी परेशान रहती थी कि भाई शायद हमारा लड़का हमने गलत स्कूल में तो नहीं डाल दिया है, गलत संगत में तो नहीं पढ़ रहा है ना। तो वो इस चीज को लेकर के बड़ी परेशान रहती थी, बड़ी तंग रहती थी कि भाई वहां पे भगवान के बारे में, गीता, धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जा रहा था। One day I announced that we were being given music lessons. वो कहते हैं एक दिन मैंने ना दादी को बताया, दादी पता है आपको हमें स्कूल में म्यूजिक सिखाया जा रहा है, हमें स्कूल में संगीत सिखाया जा रहा है। She was very disturbed. वो बहुत परेशान हो गई कि क्या तुम्हें गीत सिखा रहे हैं, गाना बजाना, संगीत तुम्हें सिखाया जा रहा है स्कूल में। क्यों पता है, क्योंकि उनके लिए म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, मतलब ना उनके लिए म्यूजिक का जो एसोसिएशन था, जो संबंध था, वो भद्दी चीजों से था, ठीक है। तो वो जो है वो ना क्या था, भद्दी संगति, भद्दी चीजों से उसका क्या था, उसका एसोसिएशन था।
उसका लेना देना था। तो वो ये मानती थी कि म्यूजिक वगैरह जो है, ठीक है, अगर आपको म्यूजिक के नाम पे उनका ये मानना था कि आपको ना भगवान के गीत आने चाहिए, आपको भजन आने चाहिए। अब देखो ना, ये समय भी आप देखिए कौन सा, कितना 1915 में इनका जन्म हुआ था, उसके बाद की ये कहानी है, ठीक है। तो वो तब बता रही है कि वो तब का बता रहे जब वो छोटे थे, कि तब ना दादी के लिए ये था, दादी सोचती थी कि भाई नहीं, म्यूजिक वगैरह नहीं, ये तो बहुत ही भद्दी चीजें हैं, इन सब चीजों को नहीं वो करा जाता है, इन सब चीजों को कौन सिखाता है, भगवान के गीत, भगवान के बारे में तुम्हें कुछ नहीं सिखाया जा रहा है, हमारी धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं सिखा रहे हैं, म्यूजिक सिखा रहे तुमको। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ harlots and beggars and not meant for gentle folk। वो कह रहे हैं कि अच्छे घर के लोगों के लिए, अच्छे घर के अच्छे लोगों के लिए नहीं होता है म्यूजिक, ये तो गरीबों भिखारियों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो अच्छे घर से नहीं आते, वैश्याओं के लिए, है ना, ऐसी औरतें जो बहुत ही आप कह सकते हो बहुत ही लो इनकम ग्रुप के घर से आती हैं, ठीक है। तो वो ये बोलना चाह रही थी कि भाई देखो, ऐसे लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए नहीं है म्यूजिक, हमारे जैसे अच्छे घर वाले लोगों के लिए म्यूजिक वगैरह जैसी चीजें नहीं है, ये सिखाया जा रहा है तुमको स्कूल में। तो वो बहुत परेशान हो गई थी। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। कहते दादी ना कुछ कहती नहीं थी। दादी को जब भी मैं जाकर के बताता था दादी हमें म्यूजिक सिखा रहे हैं, तो दादी ना एकदम से चुप हो जाती थी, कुछ नहीं कहती थी। बट उनकी वो चुप्पी और चुप हो जाना और सुन करके फिर उठ के अपना चले जाना अपने भगवान का नाम जपते हुए, तो कहते उसी से ना सब समझ में आ जाता था कि दादी ने कुछ कहा तो नहीं, पर दादी को अच्छा नहीं लगा, वो नहीं खुश है इस बात से कि म्यूजिक सिखाया जा रहा है, ठीक है। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी। कहते हैं कि अब देखो, इन सब चीजों के बाद ना कभी कभार ही मेरी दादी से बात हुआ करती थी। दादी ज्यादा बात वैसे भी नहीं करती थी, लेकिन जितनी भी बातें होती थी, धीरे धीरे जब मैं बड़ी क्लासेस में जाने लगा और धीरे धीरे मेरे सब्जेक्ट्स और ये सब ऐसे बदलते चले गए, और म्यूजिक और ये सब मेरे नए दोस्त बनते चले गए, धीरे धीरे दादी भी समझ गई कि ठीक है, अब ये नया जमाना है। दादी यहाँ पर ना इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, वो समझती थी कि देखो नया जमाना है, अब वो बच्चा जो है वो निकलेगा बाहर, वो 10 चीजें सीखेगा। हालांकि दादी अपनी जो है ना वो इन चीजों से नहीं कहीं ना कहीं खुश थी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू और क्या कहते हैं नहीं मैच कर रहे थे, वो नहीं थी इस चीज की सहमति में कि ये सब होना चाहिए। बट वो समझ रही थी कि जमाना बदल रहा है, अगर उसे सिखाया जा रहा है स्कूल में, ठीक है, मैं सहमत नहीं हूँ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, बट वो कुछ बोलती भी नहीं थी, कहती थी ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, वो धीरे धीरे ना अब इन लोगों के बीच में भी बात होनी जो है बहुत कम हो गई, इनकी बहुत ही मुश्किल से बात होती थी। समय गुजरता चला गया। अब देखो यहाँ पे ना तीसरा फेज चालू हो रहा है। अब देख रहे हो आप कि इनके रिश्ते का जो पड़ाव है ना वो बदलते चले जा रहे हैं, समय बदलता चला जा रहा है, रिश्ता कैसे बदल रहा है, रिश्ता भी जो है मैच्योर हो रहा है। सो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि बचपन में का एक जो था टाइम था जब वो बहुत अपनी दादी के साथ क्लोज थे। फिर उसके बाद जब ये शहर चले गए तब का एक टाइम आया जहां पर थोड़े बहुत क्लोजनेस थी, लेकिन फिर भी है ना धीरे धीरे थोड़े बहुत दूरियां आ चुकी थी। अब तीसरा समय आया है जब ये यूनिवर्सिटी जाने लगे। तो कहते हैं कि अब देखो, व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं बड़ा हो गया, मैं यूनिवर्सिटी जाने लगा, तो आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। अब ये क्या हुआ, वो कहते कि अब यहाँ पर जो है जो बची कुची कड़ियां थी दादी और मेरे बीच में, हम दोनों के रिश्ते के बीच में जो धागा जो हमें एक दूसरे के साथ बांधे रख रहा था, वो बचा कुचा भी यहाँ पर अब टूटने लगा। अब वो धागा क्या था, देखो पहले वो साथ सोते थे, साथ स्कूल जाते थे, साथ में वो उनको पढ़ाई में मदद करती थी, सब कुछ साथ करते थे, है ना। तो अब होने क्या लगा कि अब उनका साथ में स्कूल जाना छूट गया, दादी साथ स्कूल नहीं जा पाती थी, अब दादी पढ़ाई में मदद नहीं कर पाती थी, ठीक है। और अब क्या हुआ, लेकिन फिर भी दादी सुबह उठा दिया करती थी, तैयार कर दिया करती थी। अब ये बड़े हो गए तो वो चीज़ भी खत्म हो गई। एक आखिरी चीज़ थी जो इनको साथ में बांधे हुए थी, जो इनके बीच में एक डोरी का काम कर रही थी इनके रिश्ते में, वो थी कि वो लोग दोनों जब बचपन में ना साथ में कमरा शेयर करते थे, दादी के साथ ही सोया करते थे। पर जब ये यूनिवर्सिटी जाने लगे, कॉलेज में पहुंच गए, तब क्या हुआ कि इनको खुद का एक कमरा दे दिया गया। तो अब दादी और ये एकदम ही दूर हो गए, दादी एकदम अकेले हो गई। और अब देखो जाहिर सी बात है, ये ना कड़वा सच है हमारी जिंदगी का, चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे, पर ऐसा ही होता है कि देखो जाहिर सी बात है, हमें ना चाहे फिर वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो, हमारे पेरेंट्स हो, कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि हम लोग ना बहुत ऐसा, देखो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि हम अपने दादा दादी माँ बाप इन लोगों से प्यार नहीं करते, हम बेहद प्यार करते हैं। बस बात क्या होती है कि जिंदगी चलती ही कुछ इस तरीके से है
है ना, वो चलती ही इस तरीके से है, समय ही इस तरीके से गुजरता है कि हम लोग बचपन में बहुत, हमारा जो लगाव होता है, जो हमारा प्रेम होता है, प्यार होता है, सब उनकी तरफ होता है। फिर धीरे धीरे जब हम बड़े होने लगते हैं, तो देखो माँ बाप जो है वो तो वही है स्थिर, है ना, वो सारी चीजें हमारे लिए कर रहे होते हैं कि हमें एक अच्छी जिंदगी दे सके। और जब हम अपनी जिंदगी में चलने लगते हैं, उसके रास्ते पे आगे बढ़ने लगते हैं, तो हमें ना वो जो प्रेम होता है वो हमारे मम्मी पापा से खूब होता है, लेकिन हम अपनी जिंदगी को भी संभाल रहे होते हैं और उसको भी, है ना, जी रहे होते हैं उस हिसाब से। तो हमें भी 4 अलग लोग मिलते हैं, हम भी अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने में बिजी हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो वो जो पहले जैसा प्यार होता है ना, वो वैसा नहीं रह जाता। सो बेसिकली वो यही बता रहे कि देखो यहाँ पर, है ना, जाहिर सी बात है, बड़े हुए स्कूल जाते हैं, दादी से प्यार है, सब है, स्कूल जाते हैं, वहां उनको अपने खुद के दोस्त मिले, उनका स्कूल था, तो वो जो है ना, उनका जो सिंगल डिपेंडेंसी और जो उनका सिंगल फ्रेंड था दादी, अब वो जो है हट करके उनके और अपने नए दोस्त बन गए। अब यहाँ से वो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ना, बड़े हो गए हैं तो उन्हें भी एक अपना कमरा चाहिए, वो यूनिवर्सिटी जाएंगे, यूनिवर्सिटी के लिए भी अब कॉलेज जाया करेंगे, तो अब सारी चीजें दादी को तो कहाँ ही ये सारी चीजें, है ना, समझ में आएंगी, या दादी तो कहाँ ही उनको, कहाँ तक ही साथ में सोना, पढ़ाना, समझाना, कैसे ही कर पाएगी ये सारी चीजें। प्यार फिर भी था, लेकिन वही है कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे, है ना, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे थे, और दादी जो है ना, वो कुछ चाह करके भी कुछ नहीं कर सकती थी, और बस वो समझ सकती थी, जो कि वो समझ रही थी कि भाई जाहिर सी बात है हमने उसको एक बहुत अच्छा क्या कहते हैं एजुकेशन दी, और जाहिर सी बात है वो आगे बड़े होकर के अपना जीवन जिएगा, है ना। तो वो समझ रही थी इस पॉइंट ऑफ व्यू को, इसलिए वो ज्यादा कुछ बोलती नहीं थी, बस वो बता रहे कि वो जो छोटी छोटी चीजें थी ना, कैसे 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 करके धीरे धीरे वो जो पहले जैसे बचपन जैसा कनेक्शन था खत्म हुआ, वो इस तरीके से खत्म होता चला गया। तो कह रहे द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, कि वो ऐसे चटक से चटक गया, टूट गया, वो जो कॉमन लिंक था दोस्ती का, जो अकेली कड़ी थी हमारे बीच में, हमारे प्यार की। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विद रेजिग्नेशन। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसको याद रखना। वो कह रहे हैं कि जो दादी माँ थी ना, उन्होंने वो जो अपना सिक्लूजन था, जो अपना अकेलापन था, जो तन्हाई थी, उसको बहुत आराम से एक्सेप्ट कर लिया था। दादी माँ ने कभी कंप्लेन नहीं करी, कभी कुछ नहीं कहा। और ऐसे कहीं ना कहीं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, आप ध्यान देना, है ना, वो समझते हैं, वो सारी चीजें देखते हैं, वो सारी चीजें जानते हैं, है कि नहीं। वो देख रहे होते हैं कि हाँ भाई, जाहिर सी बात है बच्चा बड़ा हो रहा है, और बड़े हो रहे हैं तो अपना जीवन अपने अनुसार जिएंगे, व्यतीत करेंगे, और वो समझते हैं कि हाँ भाई अब हम बूढ़े हो रहे हैं, है ना। तो बच्चे तो अब देखो, ये जो घोंसला है, इस घोंसले से तो हमारे जो बच्चे हैं वो उड़ जाएंगे, पीछे हमें रह जाना है, जाहिर सी बात है। तो वो समझ रही थी कि इसमें गलती नहीं है, ये है, जीवन ही ऐसा है, सबके साथ ऐसा होता है। कल को खुशवंत सिंह जी के भी बच्चे होंगे, उनके भी वो भी ग्रैंड पेरेंट बनेंगे, तब यही होना है। कि दुख है, जाहिर सी बात है, इट इज वेरी सैड, ये बहुत दुखद बात है, बट ये ट्रू है, कड़वा सच है ना। बट वो प्यार फिर भी अंदर है। तो कह रहे कि ना, दादी माँ ने वो जो अपना सेक्लूजन, अपनी जो तन्हाई थी, वो रेजिग्नेशन के साथ मतलब एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि उन्होंने ज्यादा फाइट नहीं किया, वो खुद उन्होंने शांति से खुद एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, वो जा रहा है तो जा रहा है, ठीक है, मैं अपना अकेले में ही खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उन्होंने उनकी जो तन्हाई थी, वो जो अकेलापन था, वो उसमें उन्होंने कंफर्ट ढूंढ लिया था कहीं ना कहीं, है ना। तो वो बोलते कि शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब उनके पास, दादी माँ के पास एक चरखा था, वो चरखा चलाती रहती थी। तो अब खुशवंत सिंह जी बोल रहे हैं कि वो मुश्किल ही कभी चरखे से उठती होंगी किसी से बात करने के लिए, वो किसी से बात ही नहीं करती थी, वो अपने अकेलेपन में रहती थी, अपने भगवान का नाम जपती रहती थी, अपने कुछ ना कुछ काम करती रहती थी। तो पूरे दिन वो चरखा चलाया करती थी और उठ के किसी से बात नहीं करती थी उसके अलावा। From sunrise to sunset she sat by her wheel spinning and reciting prayers। वो कह रहे हैं सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक वो बस क्या करती थी, वो बस उस चरखे के पास बैठी रहती थी और उसे चलाती रहती थी, और वो अपनी जो प्रार्थना है, भगवान का नाम जो है वो जपती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। वो कह रहे केवल दोपहर में वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करती थी, चिड़ियाओं को खाना खिलाने के लिए, उनको दाना देने के लिए। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirpings। वो कह रहे हैं अब जब दादी ना शाम को क्या करती थी, शाम को ना दादी ब्रेड लेकर के बैठती थी वरांडा में, ठीक है, और वो ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करती थी चिड़िया को डालने के लिए। तो उस वक्त ना इतनी सारी 100 सैकड़ों चिड़िया आकर के बैठ जाया करती थी उनके आसपास, और भाई जो चहचहाहट, ची ऊंची 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 जगह जगह से ऐसे पूरा घर गूंज उठता था इनका। अब यहाँ पर वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स का मतलब ये है कि ना ऐसे मतलब होता नहीं, कंफ्यूजन सी, एक अजीब सी आवाज, एकदम ची ऊंची 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 ऊंची। सोचो ना, हजारों नहीं, सैकड़ों, 100
100 150 ऐसे बहुत सारी चिड़िया आकर के बैठ जाती थी और वो कुछ 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 च्यू 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 आवाजें निकाल रही हैं। तो ऐसे बड़ी कंफ्यूजिंग सी साउंड वहां पे एक ऐसे पैदा होती थी, ठीक है, और वो चिड़िया साथ में सारी चहचहा रही होती थी, वो खाने के लिए, वो दाने के लिए। अब वो आगे बोल रहे हैं सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, और बता रहे कि अब कई बार क्या होता था, दादी ऐसे बीच में बरामदे में बैठती थी और ना ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करती थी, तो कुछ चिड़िया आकर के उनकी टांगों पे बैठ जाती थी, ठीक है, कुछ चिड़िया आके उनके ऐसे कंधों पे बैठ जाती थी, कुछ ऐसे सर पे बैठ गई, तो दादी जो है चिड़ियों से घिर जाया करती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ कुछ तो सर पे बैठ जाया करती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे, कहते दादी ना मुस्कुराती कि चिड़ियाओं की ऐसी अटखेलियां देख के कि कोई यहाँ बैठ गया, कोई यहाँ बैठ गया, कोई यहाँ बैठा है, तो कहते दादी मुस्कुराती, लेकिन कभी उन्हें भगाती नहीं, कभी उन्हें ऐसे शू अवे नहीं करती। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे फॉर हर। वो कहते हैं उनके लिए ना, दादी के लिए वो आधे घंटे का जो समय जब वो चिड़ियाओं को दाना डालती थी, उनके लिए सबसे खुशी का टाइम वही होता था। वो बहुत इंजॉय करती थी, बहुत खुश होती थी उस समय पर वो। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो टू अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज आई वाज श्योर माय ग्रैंडमदर वुड बी अपसेट। वो कहते जब ना अब, और जब मैं बड़ा हुआ और जब मैंने डिसाइड किया कि मैं बाहर देश में पढ़ने जाऊंगा अपनी बाकी पढ़ाई के लिए, अपनी बाकी हायर स्टडीज के लिए, तो मुझे पता था कि दादी का दिल टूटेगा, उन्हें बुरा लगेगा, वो उदास होंगी। इसलिए नहीं कि भाई बाहर जा रहे हैं कुछ, है ना, वो उदास होंगी कि मेरा बेटा जो है मेरे से दूर हो जाएगा, है कि नहीं, तो वो मिस करेंगे उनको इस चक्कर में। वो रिश्ता जो है, वो रिश्ते के लिए वो प्यार जो है, तो वो उस चक्कर में वो सोचे थे कि वो मुझे मिस करेंगी, याद करेंगी, और वो इस वजह से उदास होंगी जब उन्हें पता चलेगा कि मैं बाहर जा रहा हूँ पढ़ाई के लिए। आई वुड बी फार अवे, आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। वो कहते हैं मैं 5 साल के लिए जा रहा हूँ विदेश, 5 साल के लिए। 5 साल बहुत बड़ा समय होता है, स्पेशली उनकी उम्र में, क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी और उनकी उम्र में आप कुछ नहीं कह सकते। कहीं पता चले कि मैं 5 साल बाहर पढ़ रहा हूँ और पीछे से कोई ऐसी दुखद खबर सुनने में आए कि दादी की तबीयत खराब हो गई है या कुछ, तो कहते हैं कि उनकी उम्र भी ऐसी थी कि बहुत, मतलब 5 साल बहुत बड़ी चीज लग रही थी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि अब क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मेरी जो दादी माँ है ना, उन्होंने मेरे को बिल्कुल नहीं रोका जाने से, ठीक है, अपसेट हुई होंगी बट उन्होंने शो भी नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल नहीं रोका मुझे जाने से, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल भी ऐसे सेंटिमेंटल, ऐसे भावुक नहीं हुई, ठीक है, सेंटिमेंटल का मतलब है भावुक होना, कहते हैं वो बिल्कुल भावुक नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। कहते दादी माँ आई मुझे रेलवे स्टेशन पे अलविदा करने, लेकिन ना तो मुझसे बात करी, ना तो कोई उनके चेहरे पे भाव, कोई इमोशन नहीं। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो होठ हैं वो बस ऐसे धीरे 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 चल रहे थे, कोई प्रार्थना वो बोल रही थी, है ना, लेकिन वो प्रार्थना किस तरीके से बोलती थी, आवाज नहीं आती थी, बस वो मन ही मन में होठ चलते थे, प्रार्थना बोलती रहती थी, ठीक है। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, कह रहे उनका जो दिमाग था वो भगवान की पूजा अर्चना में एकदम खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, कह दादी ने वही जो जाप माला है वो हाथ में पकड़ रखी थी और वो भगवान का नाम जपे जा रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। वो बोल रहे हैं कि और जब मैं जाने लगा ना, जब मेरी ट्रेन जाने लगी, तो दादी ने मेरे माथे को चूमा, और जब गाड़ी निकल पड़ी ना, तो मैं बहुत, मतलब मैं ना बहुत देर तक बैठा रहा और मैं सिर्फ ये सोचता रहा कि शायद दादी कुछ बोली नहीं, दादी ने कुछ कोई इमोशन नहीं शो करा, बात नहीं करी, लेकिन दादी ने ये एक आखिरी फिजिकल कॉन्टैक्ट था शायद, क्योंकि वो बोले ना कि देखो 5 साल के लिए मैं जा रहा हूँ, कुछ नहीं पता उनकी उम्र में कि कल को क्या हो जाए, तो शायद हो सकता है कि ये आखिरी एक फिजिकल कांटेक्ट है जो मेरा उनके साथ हुआ है, आखिरी बार हमने एक दूसरे को, उन्होंने मेरे को छुआ है। इसके बाद हो सकता है फोन पे ही बातें हो पाएंगी और कभी फिर दोबारा ऐसे मुझे उनसे मिलने का मौका मिले ना मिले, तो वो ये कह रहे हैं। But that was not so. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. वो कह रहे लेकिन ऐसा नहीं हुआ, थैंक गॉड ऐसा नहीं हुआ कि मैं 5 साल बाद आया घर और दादी मुझे वहां मिली, स्टेशन पे आई थी मुझे लेने के लिए। She did not look a day older. कह रहे बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं लग रही थी, मतलब वो ऑलरेडी वो कह चुके हैं ना कि दादी ऑलरेडी सबसे ज्यादा बूढ़ी थी, इससे बूढ़ा कुछ नहीं हो सकता। 5 साल बाद में आया उतनी ही बूढ़ी थी, इससे ज्यादा बूढ़ी नहीं हुई। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, कहते फिर भी दादी ना एकदम वैसी ही थी, फिर भी उनके पास बात करने के लिए कोई टाइम नहीं था, वो सिर्फ भगवान का नाम जपती थी। एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। वो कह रहा है जैसे ही मैं आया ना स्टेशन पे उतरा, तो दादी ने जैसे ही मुझे ऐसे गले लगाया, झप्पी पाई, तो ना मेरे को ना कान में ऐसे सुनाई पड़ रहा था कि दादी भगवान का नाम जप रही थी।
कहते दादी बोलती नहीं थी, अपने में रहती थी, सिर्फ भगवान का नाम लेती थी। कह रहे मेरे को कानों में आवाज आई थी कि वो भगवान का नाम ले रही है, वो प्रेयर रिपीट कर रही हैं जब उन्होंने मुझे गले लगाया। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with the sparrows whom she fed longer and with frivolous rebukes. वो कहते हैं कि जबकि ना मेरा 5 साल बाद में पहले दिन घर, मतलब 5 साल बाद मैं घर आया, मेरा पहला दिन था, तो उस दिन भी उनके लिए सबसे ज्यादा जो खुशी का पल था ना, वो यही था कि जब वो आधा घंटा बैठ करके वो जो चिड़ियाओं को खाना खिला रही थी, उसमें वो चिड़ियाओं को खाना खिला रही थी, वो थोड़ा ज्यादा देर उन्होंने बैठ के उन्हें खाना खिलाया, और बीच बीच में उन चिड़ियाओं को छोटी मोटी डांट फटकार भी पड़ रही थी। फ्रिवलेस का मतलब है छोटी मोटी हल्की फुल्की, रिब्यूक्स का मतलब है फटकार। तो कह रहे छोटी मोटी फटकार भी चिड़ियाओं को पड़ रही थी बीच बीच में। In the evening, a change came over her. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, caught an old drum and started to sing. वो कह रहे कि शाम को ना लेकिन कुछ बदलाव आया। जिस दिन ये घर आए, उस दिन पहले दिन की बात, वो कहते हैं शाम को कुछ बदलाव आया। दादी को आज तक नहीं देखा कभी कि दादी प्रार्थना ना कर रही हो। दादी हर वक्त प्रार्थना करती रहती थी, हर वक्त उनके मुंह में भगवान का ही नाम रहता था, या भगवान की ही पूजा अर्चना, या भगवान के ही भजन वो गाती थी, भगवान के ही गीत गाती थी। लेकिन शाम को कुछ बदलाव सा लगा। शाम को उन्होंने प्रार्थना नहीं करी, उन्होंने आजू बाजू की औरतों को इकट्ठा किया, उन्होंने एक ड्रम यानी कि ढोलक, उन्होंने एक ढोलक ली और उन्होंने गीत गाने चालू कर दिए। For several hours she thumbed the sagging skin of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. वो कह रहे कि भाई घंटों, पता नहीं कितने घंटे तक वो ढीली पड़ी हुई। वो देखा ना आपने ढोलक के बाजू में जो थापने के लिए हाथ आप जब मारते हो तो उससे आवाज आती है ना, उसे हाथ पड़ता है तो वहां पे वो जो व्हाइट कलर का स्किन होती है ना जिसके ऊपर आप हाथ मारते हो, तो वो बहुत ही ढीली हो रखी थी, और जो डायलापिटेटेड ड्रम यानी कि टूटा फूटा बहुत पुराना सा ड्रम था। तो वो कह रहे कि उस ड्रम के ऊपर वो बहुत देर तक हाथ पीटती रही, बजाती रही और गीत गाती रही, भजन गाती रही। और वो गीत किस चीज के गा रही थी? वो जो वॉरियर्स, वो जो योद्धा, वो जो लोग होते हैं ना जो आर्मी के, वो जो घर वापस आते हैं, तो वो घर वापसी के गीत गा रही थी। ठीक है, वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवरस्ट्रेनिंग। वो कह रहे हैं हमें दादी रुकी नहीं, दादी बस वो गीत ही गाती चली गई। हमें रोकना पड़ा दादी को जाकर के कि दादी बस करो, आप बहुत थक गए हो, अब बस और नहीं, आप थक जाओगे और बहुत ज्यादा थक जाओगे। हमें रोकना पड़ा, हमें उन्हें विनती करनी पड़ी कि दादी और मत करो, आपके लिए आप थक जाओगे, आपके लिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। वो पहली बार था जब मैंने देखा कि भाई उन्होंने प्रार्थना नहीं करी, उन्होंने प्रार्थना छोड़ करके वो ये गीत गा रही थी और वो ढोलक बजा रही थी। पहली बार ऐसा मैंने देखा। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। कह रहे अगले ही सुबह वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। वो कह रहे हल्का ही बुखार हुआ था और डॉक्टर ने बोला कि ये बुखार तो चला भी जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। कहते डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने बोला छोटा मोटा बुखार है, चला जाएगा। कहते लेकिन दादी माँ इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हुई। दादी माँ का मानना कुछ और ही था। उनका ये कहना था कि भाई उनका जो अंत है वो नजदीक आ चुका है। वो कहते हैं ना कि मतलब अगर आपके दादा दादी हैं तो अच्छी बात है, अगर किसी ने दादा दादी खोए होंगे अपने, जिनके दादा दादी ना हो, शायद उनको ही आइडिया हो कि वो वैसे कहते हैं ना कि जब आपका समय नजदीक होता है ना तो आपको एहसास हो जाता है। और खास तौर पे अगर आप ओल्ड एज में हैं तो वो उसी चीज की बात कर रहे हैं कि दादी को ना समझ में आ गया था कि उनका जो अंत है वो नजदीक है, वो उसका उनको आभास हो चुका था। तो वो यही कह रही है कि ना दादी ने यही बोला कि हल्का फुल्का बुखार नहीं है, मेरा अंत जो है वो अब नजदीक है, मेरा समय आ चुका है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. वो कहते कि दादी ने उनको सीधा सीधा बोल दिया कि देखो क्योंकि मेरा अब समय जो है वो नजदीक आ चुका है और मैंने अपने आखिरी कुछ समय जो है वो भगवान की प्रार्थना नहीं करी, उस बीच में गीत गाने लगी। तो अब जितना भी बचा हुआ समय है ना मैं बिल्कुल भी जाया नहीं करूंगी। अब मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लूंगी और सिर्फ भगवान की पूजा अर्चना में ही व्यतीत करना चाहती हूँ। और उन्होंने बोला कि मेरे को तुम लोगों से भी बात करते हुए अपना समय नहीं व्यर्थ करना है, मुझे भगवान का नाम लेना है। ठीक है, वी प्रोटेस्टेड। घर वालों ने बोला कि नहीं दादी आप हमसे बात करिए, ऐसे कैसे बात कर रहे हो, अभी कुछ नहीं होगा आपको, आप ठीक हो, आप आराम करो, है ना, भगवान का नाम आप ले लेना, पहले एक बार ठीक हो जाओ। इन लोगों ने बहुत कोशिश करी, दादी ने एक नहीं सुनी। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। कह रहे दादी ने एक नहीं सुनी, लेटी रही, भगवान का नाम जपती रही, माला जो है अपनी जाप माला उसको पढ़ती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, कह रहे हमें पता भी नहीं चला, हमें पता चलने से पहले, हमें पता चलता उससे पहले उनके होठ चलने बंद हो गए और उनके हाथ से वो जो जाप माला थी वो एकदम उनकी बेजान उंगलियों से ऐसे करके छूट गई। अ पीसफुल pallor spread on her face and we knew that she was dead. कहते अचानक से उनके चेहरे पर एकदम एक शांति छा गई।
एक शांति की लहर उनके चेहरे पर छा गई और हम समझ चुके थे कि अब दादी माँ हमारे बीच नहीं है। We lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. वो कहते हैं कि हमने उनको क्या किया, हमने उनको बिस्तर से उठाया और जैसे कि हमारे रीति रिवाजों में होता है उस प्रकार हमने उनको ज़मीन पर लिटा दिया। और उनको जब होता है ना कि एक जब डेड बॉडी होती है तो आप उनको एक सफ़ेद या किसी जैसे औरतों में है ना, तो आप उनको लाल कपड़े से ऐसे ढक देते हो, है ना। तो श्राउड का मतलब है कोई एक ऐसा कपड़ा जिस चीज़ को इस्तेमाल किया, या कोई भी ऐसी चीज़ जिस चीज़ को कोई चीज़ ढकने के लिए इस्तेमाल की जाए। तो कहते हैं हमने ना एक लाल रंग के कपड़े से उनको ढक दिया ज़मीन पे लिटा के। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मोर्निंग, तो कहते हैं कि कुछ घंटे शोक मनाने के बाद हम जो है उनको अकेला छोड़ के है ना उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे, उनके फ्यूनरल की तैयारी करने लगे। तो कहते हैं कि हम बैठे उनके पास और शोक मनाया, काफ़ी रोए लोग, बुरा लगा। और देखो जाहिर सी बात है, होता ही है ना। वो कहते हैं और फिर उसके बाद हम लोग अरेंजमेंट करने लग गए कि अब उनका उनका दाह संस्कार होगा, उनकी फ्यूनरल के लिए जितने भी रिचुअल्स रीति रिवाज होते हैं उनके लिए हम अरेंजमेंट्स करने लग गए। In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. वो कहते हैं हम शाम को ना उनके कमरे में गए, हमारे पास ना एक स्ट्रेचर था, एक बड़ा सा एक लकड़ी का वो होता है ना जिसके ऊपर उनको लिटाया जाएगा और फिर उनको शमशान घाट ले जाया जाएगा जहाँ पर उनको उनका बॉडी को जो है वो अग्नि दी जाएगी, है ना। सो बोल रहे कि हम शाम को लेकर के गए वो स्ट्रेचर जिसपे उनको लिटा करके हम लेकर के जाते शमशान घाट। तो द सन वॉज सेटिंग and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. कह रहे उस वक्त ना शाम को सूर्यास्त हो रहा था, सूर्यास्त हो रहा था और वो जो सूरज की किरणें थी वो कमरे में पड़ रही थी इतनी जोरों से, और कमरा और वरांडा पूरा का पूरा एक गोल्ड लाइट से ऐसे जल उठा था। We stopped halfway in the courtyard. कहते कि हम ना जब जा ही रहे थे ना तो हम आधे वरांडे में आधे रास्ते में ही रुक गए। क्यों? क्योंकि all over the veranda in her room, right up to where she lay dead and stiff, wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. There was no chirping. कहते हैं ना कि जानवर तक, पशु पक्षी तक समझते हैं चीजें, उनको भी सब समझ में आता है। भगवान ने हर एक जीव जंतु में सोचो समझने की शक्ति दी है। तो वो यही बोलते, कहते कि हम उन दादी को ले जाने ही वाले थे तो हुआ क्या कि उसी वक्त ना हम आधे रास्ते में रुक गए, क्योंकि पूरा वरांडा और वरांडे से लेकर के उनके कमरे तक, बल्कि जहां पर दादी की डेड बॉडी लेटी हुई थी वहां तक, उनके सर तक, वहां तक पूरा एरिया जो है वो चिड़ियाओं ही चिड़ियाओं से भर चुका था। सारी चिड़िया, और एक चिड़िया चहचहा नहीं रही थी, एक चिड़िया आवाज नहीं करती, सारी चिड़िया एकदम शांत थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन चिड़ियों को भी समझ में आ गया था कि अब दादी जो है वो नहीं रही उनके बीच। वरना डेली बेसिस पर दादी का सबसे अच्छा टाइम क्या था, फेवरेट टाइम क्या था, कि जब वो चिड़ियाओं को वो आधा घंटा बैठ के खाना देती थी, और चिड़िया कितनी चहचहा रही होती थी, है ना। तो वो चिड़ियाओं को भी समझ में आ गया था कि अब दादी उनके बीच नहीं रही, और वो सारी एकदम शांत थी। We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. कहते हैं हमें चिड़ियों के लिए इतना बुरा लगा, हमें इतना बुरा लगा वो सब देख के, तो मम्मी ने जा करके उनकी जल्दी से क्या करा, ब्रेड लेकर के आ गई और छोटे 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 टुकड़ों में काट करके, जैसे दादी माँ उनको रोटी देती, ब्रेड देती थी ना, दाना देती थी, वैसे ही मम्मी ने छोटे 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 ब्रेड के टुकड़े करे और चिड़ियाओं के आगे फेंक दिए। The sparrows took no notice of the bread. एक चिड़िया ने उस ब्रेड के टुकड़े की ओर नहीं देखा। हालांकि जाहिर सी बात है शाम का समय हो रहा था, चिड़ियाएं आई होंगी ना कि भाई इस घर में है ना एक औरत हमें डेली खाना खिलाती थी, तो दादी माँ को ढूंढती हुई आई होंगी, और जब उन्हें उन्हें दिखा, उन्हें भी समझ में आया, तो उनके सामने बेशक वो ब्रेड के दाने डाल दिए गए। बट आप देख रहे हो कि एक पक्षी का कितना ज्यादा लगाव हो गया था उनके साथ, कि वो पक्षी तक जो है ना वो भी इस लगाव में था कि उसने भी ना वो जो उसके सामने खाना फेंका गया था उसको इनकार कर दिया, और वो सिर्फ चुप बैठा रहा, क्योंकि वो भी समझ रहा था कि क्या हुआ है। When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. कहते हैं जब हम गए ना, तो और जब हमने दादी का जो शरीर है वो उनकी डेड बॉडी को उठा करके जब हम ले जाने लगे, तो चुपचाप सारी चिड़ियाएं उड़ गई बिना आवाज किए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। वो कहते हैं और अगली सुबह जो झाड़ू लगाने वाला स्वीपर था उसने वो सारे ब्रेड क्रम्स जो डाले गए थे उन सब को झाड़ू लगा करके डस्टबिन में डाल दिया। और यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, वो आता है अंत पे। यहाँ होता है आपका चैप्टर खत्म।
सो आई होप ये चैप्टर जो है पढ़कर आपको काफी अच्छा लगा होगा। ये चैप्टर मेरे को पता नहीं क्यों, मैं जितनी बार पढ़ती हूँ मुझे उतना ही अच्छा लगता है। और वो ना दोबारा से हम ना वो जो टेक्निकलिटीज होती है ना एक रिश्ते के अंदर, चाहे फिर वो रिश्ता हमारे दादा दादी से ही क्यों ना हो, वो टेक्निकलिटीज जो है ना यहाँ पर बहुत प्यारे तरीके से खुशवंत सिंह जी ने बताई है कि नहीं, कि कैसे बचपन से लेकर के है ना और बड़े होने तक वो प्यार कभी नहीं गया बीच में से, वो प्यार हमेशा था। बस हाँ वो बस क्या है अपनी अपनी जिंदगियों में उलझते चले गए और वहां पे बस थोड़ी दूरी आती चली गई समय समय के साथ। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, है कि नहीं। सो अब हम अगली क्लास में मिलेंगे जहाँ पे हम एक नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। तो आप लोग भी अपने दादा दादी के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग सी जो मेमोरी है वो मेरे साथ शेयर करना ना भूलिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, जैसे आपने बाकी लोगों की और मेरी एक अच्छी मेमोरी मैंने आपके साथ शेयर करी, वैसे ही आप लोग भी एक बहुत ही प्यारी सी अपने दादा दादी या नाना नानी से रिलेटेड कोई मेमोरी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और मैं आपसे मिलूंगी अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।